दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के जो हालिया चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए, उनमें बीजेपी ऐतिहासिक तौर पर कैसे जीत पाई। पश्चिम बंगाल में जहां 15 सालों से टीएमसी और ममता बनर्जी की सत्ता थी, बीजेपी ने अपनी सूझबूझ और रणनीति के साथ ममता बनर्जी और टीएमसी को परास्त कर वहां पर सत्ता हासिल की। इसके अलावा पुडुचेरी में बीजेपी जीती, असम में फिर से सत्ता में वापसी की। ये तमाम जो राजनीतिक परिदृश्य उभर कर आए हैं, इसमें बीजेपी की रणनीति पर बड़े पैमाने पर चर्चा चल रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये रणनीति 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये तैयार की गई है और जिसके तहत सभी राज्यों में बीजेपी का दमखम दिखाने की तैयारी है। आखिर बीजेपी की ऐसी क्या सूझबूझ और क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटजी है जिसके वजह से वो लगातार राज्यों में जीतती चली जा रही है? इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं पॉलिसी एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय घाटे साहब। घाटे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तो आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं जी, और दूसरी चीज आप पूरे चुनाव पर आपने लगातार नजर रखे हुए थे आप और इसकी पॉलिटिकल गतिविधि पर आप लगातार अपनी मॉनिटरिंग रखते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो इस बार इतिहास रचा है, सब तरफ उसकी चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी 77 पर गई और उसके बाद अचानक उसने 206 सीटों पर अपनी बढ़त बढ़ा ली और सत्ता पर काबिज हो गई। आप इस रणनीति को, इस ऐतिहासिक जीत को किस तरह से देखते हैं? कठोर परिश्रम और लोगों के अंदर के विचारों के बदलाव, सोच का बदलाव, सूझबूझ और राष्ट्र क्या है ये समझने की क्षमता वाले नेता और उनको मार्गदर्शक पथदर्शक करने वाले नेता, इनके वजह से ये सारा हो गया है। और इसकी शुरुआत करीब करीब 2010 या 11 से आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भारतीय राजनीति के पटल पे चाणक्य करके लोग संबोधित करते हैं, उन्होंने शुरू किया, जो पक्ष का काम को दिशा दर्शाने वाला था कि पक्ष की कार्य पद्धति चुनाव में आगे आने के लिए किस तरीके से होनी चाहिए। और मोदी जी ने कार्य पद्धति और विचारधारा ये लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारी शुरुआत हो गई 2010-11 के लगभग। उसके पहले स्कैटर्ड था, लेकिन एक विचारधारा काम में एक विचारधारा पक्की थी। जनसंघ के वक्त मुकुंदराव आगस्कर चेंबूर से प्रतिनिधित्व करते थे। मुकुंदराव आगस्कर चुनाव लड़ते थे जनसंघ की ओर से। जब तीसरी बार वो चुनाव हार गए तो तीसरी बार चुनाव में जब वो प्रचार कर रहे थे तो मराठी में एक नारा लगता था, कांग्रेस वाले नारा लगाते थे कि अरे मुकुंदा पडणार कितींदा, एकदा दूसरा आता तीसऱ्यांदा, इस तरीके का नारा लगता था। तो सारे कार्यकर्ता थोड़े से नाराज थे, बैठे थे। मुकुंदराव जी ने कहा कि आप कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि पहले बार मैं जब हारा तब कितने परसेंटेज वोट मिला, दूसरे बार हारा कितने परसेंटेज वोट मिला, तीसरे बार हार रहा हूँ, परसेंटेज बढ़ गया और मैं बोल रहा हूँ अभी आपके सबके सामने, चौथा बार अपना एमएलए आ जाएगा। और एमएलए कौन आ गए? हशु आडवाणी जी। तो ये जो कंसिस्टेंसी होती है कि ना हार में ना जीत में, ना मैं भयभीत हूँ, ये जो विचार की पद्धति है ना, वो विचार पे पद्धति पे काम करने वाले स्वयंसेवक और वही विचारधारा पे काम करने वाले जो आज किसी का फेस सामने नहीं है लेकिन वो काम करते रहते हैं, अविरत काम करते रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता, इनकी ये जीत मैं मानता हूँ। दूसरा, आप वेस्ट बंगाल की अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल और आसाम, इनको आप जोड़ के देखिए। आसाम में सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हो गए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पहली बार आ गई। उसका बेसिक रीजन ये था, आसामी वर्सेस इन्फिल्ट्रेशन, यानी जो घुसखोरी हो गई थी, उनका आपस में का टकराव जो है वो प्रमुख कारण था। तो बात ये थी कि आसामियों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन आसामियत जो है उनकी, आसाम की अस्मिता जो थी, उसके रक्षा के लिए सब जन इकट्ठा आते समय उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हमको इकट्ठा करके हमको न्याय दे सकती है, हमारी आसामियत, हमारा भारतीयत्व, ये वो रक्षा करने वाली पार्टी है करके पहली बार चुनाव में मत मिला, सत्ता मिल गई। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा आ गए। वो एक ऐसे नेता है कि जो कॉमन आदमी में रहते। आज भी अगर उनका प्रचार वगैरह देखा,
उनके इंटरव्यूज वगैरह देखा, कई बार देखा उनके हाथ में नाखून के निशान वगैरह सब रहते थे। ये बोलते थे ये जख्म नहीं मैं मानता हूँ, ये अपने माता बहनों के मैं आशीर्वाद मानता हूँ, जब मेरा हाथ पकड़ते हैं, जब मुझे नजदीक लेते हैं तो आशीर्वाद मैं मानता हूँ। ये मानसिकता के ओर के अगर नेता अगर होंगे और विचारधारा अगर मोदी जी ने राष्ट्रीयत्व की जो रखी हुई है वो अगर होगी तो आपकी जीत 100% पक्की है। लेकिन जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल और आसाम, इनका जो सटा हुआ बॉर्डर है वो सबसे मैक्सिमम बॉर्डर है, उसमें आसाम का बॉर्डर है तो वो तो सिक्योर करना शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी आने के बाद। लेकिन वो जो इन्फिल्ट्रेशन था तो वो इन्फिल्ट्रेशन चला गया वेस्ट बंगाल की तरफ, और वेस्ट बंगाल से मुर्शिदाबाद वगैरह वो एरिया से इन्फिल्ट्रेशन शुरू होने के बाद वहां पे पूरा का पूरा जोर बढ़ गया घुसखोरों का। अब वहां पे भी यही बात हो गई कि जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे सत्ता में थी, टीएमसी, उनका इतना भयानक तुष्टीकरण चल रहा था कि जैसे, और जिस तरीके से राज चल रहा था, यानी पिछले 2-3 महीने पहले राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी गई थी, उनको लेने के लिए भी वहां की मुख्यमंत्री गई नहीं, और उन्होंने स्टेटमेंट जो किया वो उनकी एरोगेंसी बता रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस बता रहा था कि साल में 4 बार आएगी राष्ट्रपति तो मैं थोड़ी उनको रिसीव करने की जाए। पहले तो उनके दिमाग में ये कहां से चला गया कि वेस्ट बंगाल ये अलग देश नहीं है, वो भारत का एक अंग है, भारत का एक राज्य है। इतना तक अगर आप गए हो तो अगर क्या कहेंगे, अभी जय श्री राम बोलने के बाद वो ममता बनर्जी जी रोड पे उतर के लोगों को गाली देती थी। इस तरीके का राज नहीं चलता। लोग जय श्री राम भी बोलने वाले, अल्लाहू अकबर भी बोलने वाले, सबको साथ में लेके जाने वाले, लेकिन वो भारत को समर्पित होना चाहिए, ये उन्होंने देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, घुसखोरों को सबका सब आश्रय देना शुरू कर दिया, जैसे कि उनके वोटों पे ही सारी की सारी सत्ता आ जाए। ये वहां पे लोगों को नहीं अच्छा लगा, लेकिन उनको विकल्प नहीं मिल रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं थी वहां पे। कार्यकर्ता तो कार्य कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दबाव टीएमसी के गुंडों ने बनाया था, और वो गुंडे कहां से आ गए, टीएमसी में अपने नए पनपे हुए गुंडे, पुराने गुंडे जो कम्युनिस्ट लोगों के आए हुए तो वो उन्होंने पार्टी बदल ली, और तीसरे जो घुसखोरों के दलाल थे वो गुंडे बन गए थे, उनकी अपनी टोलियां थी। तो इस तरीके से एक भयपूर्ण वातावरण था। और सबसे वर्स्ट चीजें ये हो गई कि केंद्र सरकार की सारी योजना जो लोगों के लिए थी वो वेस्ट बंगाल में अप्लाई नहीं किया जाता था, लोगों को वहां से दूर दूर रखा जाता था। जैसे घरकुल योजना है, लोगों का घर बनाने का, टॉयलेट के लिए पैसे है, राशन पहुंचाने का, ये पहुंचने ही नहीं देते थी। वहां के लोगों को रोजगार नहीं, केंद्र सरकार देने वाला खाना नहीं, 5 लाख की बीमा योजना नहीं, आपको कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता था। क्यों? बस नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आना चाहिए। जहां तक कि मैंने ये सुना हुआ है, मीडिया में मैंने देखा, कांग्रेस के नेता वहां पे हेलीकॉप्टर से लैंड करने वाले थे अगले दिन, तो आज के दिन हेलीपैड ही उन्होंने उद्ध्वस्त कर दिया। क्यों? वो लैंड ना हो जाए। इस तरीके से चुनाव और लोकतंत्र डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं लड़ा जाता। तो एक चीज का होता है कि ज्यादा भयभीत करके लोगों को डरा के रखना, लेकिन लोगों का मतदारों ने इस बार बता दिया कि हम लोग डरते जरूर है, हम लोग कॉमन आदमी है, लेकिन हमको जिस दिन विकल्प मिल जाता है उस दिन हम लोग सत्ता ऐसा उखाड़ के फेंक देते हैं कि वापस सत्ता में आने का कोई नाम नहीं ले लेता। और सबसे बड़ा उदाहरण है, ममता बनर्जी खुद अपने भवानीपुर में हार गई, उनकी पार्टी भी हार गई, और जो अब वो तमाशा चल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का राजीनामा नहीं दूंगी करके, तो ये यानी एक्सट्रीम हो चुका है। ये इससे ज्यादा घिनौनी राजनीति, दलदल की राजनीति हो नहीं सकती, मानसिक विकृति की राजनीति हो नहीं सकती। यहाँ पे तक जाके पहुंची हुई है सत्ता। तीसरा, पुदुचेरी में तो हमने अच्छा काम किया करके पुदुचेरी आ गई। चौथा, विजय तलपति। अब ये तीनों राज्य का अगर आप चुनाव देखेंगे, आसाम का, वेस्ट बंगाल का और विजय तलपति का, टीवीके का। अब टीवीके के सामने 2 पार्टी थी कि जो प्रस्तावित पार्टी थी, कई सालों से वो सत्ता में थी, भले वो अल्टरनेट सत्ता में रहती थी, जिसकी शुरुआत पेरियार जी ने की थी, एक द्रविड़ विचारधारा की तरफ से। विचारधारा कंटिन्यू रही, लेकिन जो सत्ता में डीएमके और एआईएडीएमके थी उनको घर पे बैठा दिया गया। यहाँ तक कि स्टालिन साहब भी चुनाव हार चुके, यानी वेस्ट बंगाल में भी मुख्यमंत्री को जनता ने हरा दिया, और तमिलनाडु में भी हरा दिया। और हराने वाले कौन थे? कॉमन, जिनका फेस कहीं भी दिखता नहीं, ऐसे पक्ष के कार्यकर्ता थे, ऐसे वोटर थे, दोनों जगह। एक जगह तो समझो शुभेंदु अधिकारी जो फेमस वहां के नेता है वो थे,
लेकिन दूसरी जगह स्टालिन के सामने तो एक कॉमन सब्जी वाला कोई तो था, मेरे ख्याल से कॉमन कार्यकर्ता था जिसने हरा दिया, जिसको राजनीति का कुछ भी पता नहीं था। लोगों ने उसको ऊपर भरोसा रख दिया। और ये दोनों के लिए मैं आज भी कहता हूं, जो बड़ी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी होने के बाद अगर अपना कार्यकर्ताओं को उतने लंबा कर दिया, कॉमन आदमी में मिलना जुलना बंद कर दिया, कॉमन आदमी को तुच्छ समझना शुरू कर दिया, समझो उस पार्टी का रास होता है। उसका जीता उदाहरण यानी आपका टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अमीरों को साथ में लेके राजनीति और डिसीजंस नहीं लिया जाता। अगर लोगों के लिए निर्णय लेना है तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है। ऐसे एक बार प्रयोग हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में भी इसी अपेक्षा से लोगों ने दे दिया था सत्ता नई पार्टी को। आपको लगता है कि जो तमिलनाडु में थलापति विजय के साथ हुआ वैसा ही कुछ हुआ था दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जीते थे? अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाए और ये भी कोई राजनीतिक है नहीं, ये हीरो थे और उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़कर उसके बाद वो जनता की सेवा में जुटे। दोनों में आपको सिमिलरिटी क्या ट्रेंड है, ये इस ट्रेंड का क्या असर होगा आने वाले समय में? देखिए, दोनों में असर मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि जो सत्ता जिनकी अविरत चल रही थी, वो सत्ता लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। उनको सत्ता से यानी मोह भंग हो गया, मोह भंग हो गया था। विकल्प ढूंढ रहे थे, विकल्प उनके इच्छा अनुसार भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई या दूसरा कोई नहीं दे पाया दिल्ली में। और वहां पे नया विकल्प उभरा, अन्ना हजारे के आंदोलन से ये चेहरा उभरा और ये टोटली नया कंसेप्ट लेके आए हुए थे, तो नए कंसेप्ट की ओर चले गए। यही मैं कहता हूं कि जब सत्ता जनता देती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन वो सत्ता में सत्ता अभी मुझे मिली हुई है और मुझे अविरत श्रम करना है। इससे अगर नेता लोग अगर मुड़ गए कि अभी जनता दे ही दिया ना, अगला बार भी मुझे ही देगी या मैं अपना ताकत वापरूंगा या तो पैसे बांटूंगा, ऐसे करके नेता अगर सोचने लगे तो ये सत्ता 5, 10 साल, 15 साल रहेगी। 15 साल के बाद इस तरीके से सत्ता हाथ से चली जाएगी कि जिंदगी में वापस कभी सत्ता नहीं आएगी। 5-10 साल की सत्ता में आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी के पार्टी ने वो कुकर्म किए हुए कि लोगों का मोह भंग हो गया उनसे। उन्होंने कहा कि भाई इससे तो अच्छा भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया ताकि लोगों तक सेवाएं तो पहुंचे केंद्र सरकार की। बिल्कुल, जब भी देखो केंद्र सरकार से झगड़े। अब जाके देखिए विजय थलापति का राजनीति में आने का मैंने जो पढ़ा मीडिया में, उनको बहुत अलग तरीके से हरेस किया गया, उनको बहुत हरेस किया गया। और एक हरेस हुआ एक्टर जो है वो जब आता है लोगों के सामने कि जिसको लोगों के पहले से ही सिंपैथी है, तब लोग सोचते हैं कि अरे हाँ, इनको हम एक बार चांस देके दिखाए, क्योंकि उन्होंने द्रविड़ विचारधारा कंटिन्यू रखी हुई है। लेकिन साथ में जो क्राउड लिया हुआ है, तो वो मेजर क्राउड जो है अपने लार्जर देन लाइफ जो इमेज उन्होंने बनाई थी सिनेमाओं के द्वारा, जो साउथ में जनरली ट्रेंड चलता है, एमजीआर हो, एनटीआर हो, इनकी अगर देखेंगे तो लार्जर देन लाइफ इमेज रहती है, उनका उसको एक एडवांटेज मिल गया। और कॉमन आदमी का डीएमके और एआईएडीएम से जिस तरीके से सत्ता लेके घूम रहे थे और जिस तरीके से अपना ताकत बता रहे थे, जैसे हिंदू डेंगू है, इस तरीके की भाषा बात कर रहे थे, तो वो भाषा के वजह से लोगों, आखिर देखिए, चाहे कोई हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा उनका हो, कांग्रेस विचारधारा उनका हो, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा उनका हो या और किसी विचारधारा का हो, लेकिन आखिर में वो राम को तो श्रद्धेय मानता ही है ना। बिल्कुल। और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, इसको पर भी उसका विश्वास है। लेकिन जो पार्टी कहती है कि राम है, अस्तित्व है, ये प्रूव करके तो उनके खिलाफ नेचुरली राम भक्त जाएगा। हिंदू है तो राम भक्त होगा, इसके अंदर तो कोई दो मत है नहीं। ये दोनों चीजें जो है वो इम्पैक्ट कर गई। और सबसे मेजर चीज है जो आसाम और वेस्ट बंगाल है, वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर लड़ी गई है। और मेरे ख्याल से आने वाले चुनाव में पंजाब में भी वही विचारधारा है, सत्ता परिवर्तन वहां पे कर सकती है। किसको देगी ये अभी कहना उचित नहीं है। ठीक है, आपने कहा, मैं तमिलनाडु पर थोड़ा सा एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। हमने सुना कि जिस तरह से केजरीवाल ने रेवड़ियां बांटी कि ये फ्री मिलेगा, पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा, बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलेगी, इसी तरह की कुछ रेवड़ियां
थलापति विजय ने भी बांटी है, जैसा कि ऑलरेडी तमिलनाडु में ट्रेंड रहा है, बांटने का ट्रेंड रहा है। प्रिविलेज वहां पर बहुत ज्यादा फेमस रहा। आपको लगता है ये भी एक फैक्टर जो रहा, और ये जीत तो दिला दिया है, लेकिन विजय थलापति के लिए आने वाले समय में ये भारी पड़ सकता है, जैसे केजरीवाल के लिए भारी पड़ गया? साहब देखिए, इसकी ट्रेंड, ये जो फ्री का है, ये ट्रेंड का शुरू हो गया था स्वर्गवासी जयललिता जी ने तमिलनाडु में। उन्होंने सबसे पहले कुछ ग्राम का, 10 ग्राम का या 8 ग्राम का गोल्ड का मंगलसूत्र शादी के टाइम लड़की को मिलेगा, ये अनाउंसमेंट किया था। उसके पहले एनटीआर जी जब सत्ता में आए थे तो उनकी घोषणा थी जितने ऑटो रिक्शा वाले हैं और फार्मर्स है उनको 2 रुपए में चावल मिलेगा, अनलिमिटेड, वो क्योंकि वहां पे चावल ही मुख्य आधार है। और ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अब वो ट्रेंड कहाँ पहुंचा जाके कि लोग उसके ऊपर डिपेंड होने लगे। मैं कुछ किसानों को जानता हूं, उनसे बात करता हूं तो बोलते हैं आपका गवर्नमेंट जो फ्री देता है उसकी वजह से हमको लेबर मिलता नहीं है, क्योंकि घर में तो 2-2, 3-3 लोग रहते हैं कि उनको 1,500 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया अलग अलग स्कीम से मिल जाता है, तो उनको 10-15 हजार रुपए में मिल गया। अभी दिन का अगर ऐसे इस तरीके से पैसा हर महीने 15-20 हजार रुपये आएगा तो वो लोग अपना क्यों काम करेंगे? इस तरीके का एक चल रहा है। और जो 1-1 गुंठा 2-2 गुंठा जमीन है तो वो लोग थोड़ा पैसा जमा करके उनको पैसा दे देते हैं, 1 गुंठा 2 गुंठा ले लेते हैं। इस तरीके से एक अलग ही माहौल हो गया। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने विचार करना चाहिए कि हम लोग फ्री देंगे तो कितना देंगे, क्योंकि कॉमन मिडिलमैन जो है, मिडिल क्लास जो आदमी है, मतदार है, सबसे ज्यादा टैक्स वो पे करता है, या तो गिने चुने कुछ अमीर है वो टैक्स पे करते हैं। ये सारी जो व्यवस्था है उसमें से उनको कोई भी फायदा नहीं है। अब बोझ बढ़ते जाता है, अब बोझ बढ़ते जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय में तमिलनाडु पर भी हो सकता है जैसा दिल्ली पर हुआ था? डेफिनेटली आने वाले समय में होगा, कहीं ना कहीं ये इसको पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना इंडिविजुअल चलिए सोचना है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जिस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है कि एक समय बीजेपी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, हम उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन देख रहे थे कि कहां तक भगवा फैल चुका है। आप इस ट्रेंड को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो चुनाव हुआ है ये 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा रास्ता खोल रहा है, बड़ा संकेत दे रहा है कोई? मैं इस सारे जो चीजें बताई गई है, भगवा दिखता है, मैं हरा भगवा ऐसे कुछ मानता नहीं हूँ। नहीं, मैं सत्ता के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ जो राष्ट्र समर्पित कार्य करता है और जो भारत के हर भारतीय के लिए काम करता है उसकी ये सत्ता बढ़ रही है। और जो खुद के लिए काम कर रहा है या खुद के परिवार के लिए सिर्फ काम कर रहा है और जिसकी राजनीति सिर्फ परिवार तक सीमित है, परिवार की ग्रोथ तक सीमित है, उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। आने वाले वक्त में ये भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये स्पेशली ये चुनाव से रीजनल पार्टीज एक्सेप्ट आपके ये तेलुगु देशम और आरजे अपना जेडीयू, ये 2 रीजनल पार्टी छोड़ी और एक दूसरा पार्टी छोड़ी, तो कोई भी अभी क्षेत्रीय पार्टी वो नहीं चांद बता रही है, वो रिजल्ट नहीं बता पा रही है जैसे पहले था। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का राज था, AIADMK का राज रहता था, DMK का राज रहता था, ठीक है, आज तलापति का राज है। नहीं तो इसके पीछे भी तो हो सकता है कि जो बड़ी पार्टियां उसको जैसे बीजेपी डोमिनेट करते जा रही है। डोमिनेट नहीं कर रही है, लोगों को ये समझ में आ रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल ने प्रूव करके दे दिया कि केंद्र से जो आता है मदद आखिरी इंसान तक आप वो पहुंचने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी का सर्वाइवल का अस्तित्व है। ये जो एक क्लैश होता है ना, वो क्लैश नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का अगर फ्री राशन आ रहा है तो कोई केंद्र सरकार अपने जेब से नहीं दे रहा है, वो आपको मिल रहा है। केंद्र सरकार का जो आपका अधिकार है भारतीय जनता करके, वो आपको उनके पॉलिटिकल लड़ाई के लिए आप तक नहीं पहुंचेगा तो लोग सोचते ही है ना, फिर यार इसको बीच में रखे क्यों? जो केंद्र सरकार का मुझे मिल रहा है वो मिलने के लिए मैं केंद्र सरकार का ही पार्टी लेके आता हूँ यहाँ पे, ये एक हो सकता है। और मैं वापस कहता हूँ, आज लोगों में राष्ट्र की प्रति जागृति काफी बढ़ चुकी है। इकोनॉमिकल ग्रोथ है, सब कुछ ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कुछ और क्षेत्र में काम का जितना निर्भर देखना चाहिए गवर्नमेंट ने उतना नहीं दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा। इसके वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल है वो लोगों के सामने जा रहा है। साहब, एक छोटा सा पर्यटन की आप अगर देखेंगे, आज इतना पर्यटन लार्जर देन
वो सोच लोगों के सामने आ रहा है। आप खुद सोचिए क्या है हमारे इंडिया में और क्या नहीं है करके। आप लोग लगातार बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ग्रोथ जो होगा बहुत ज्यादा होगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा 100%। होगा। ये अब क्या ये होगा क्या? क्योंकि दिल्ली में भी तो सरकार, आपके अलग अलग राज्यों में सरकार है। सवाल लगातार कांग्रेस उठाती रही है कि बीजेपी जो कहती है वो हकीकत में पूरा नहीं कर पाती है। सब प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस को कहना क्या है यही किसी को समझ में आज तक आया नहीं है। और जो कहते हैं उनको भी खुद को समझ में आया होगा तो भी मुझे पता नहीं है। अब ये कहते हैं इंडी गठबंधन है, ठीक है। अब इंडी गठबंधन के दो नेता हमने पकड़ा, ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के आखिरी हफ्ते में वीडियो क्या आ गए कि अगर ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण नहीं किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी को चांस नहीं मिल जाता, नहीं मिलता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। अब लोग क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने वहां पे गए हैं या कांग्रेस का प्रचार करने, वही किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी के खिलाफ इंडी गठबंधन का ही नेता अधीर रंजन दास चौधरी क्या कहते हैं, इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव हाईजैक करके रखा हुआ है, दादागिरी चल रही है, लोगों को मार रहे करके। आज देखिए शुभेंदु अधिकारी का पीए को गोली मार दी, राजनीति ये लेवल पे जा रही है। ये नहीं चलेगा। तो चलिए ठीक है, क्या हम मान के चलें कि इस चुनाव का जो इम्पैक्ट है वो 2029 के चुनाव पर भी होगा और इसका फायदा, इसके लिए बीजेपी पूरे देश भर में उस तरह का पोलराइजेशन भी कर रही है? सवाल पोलराइजेशन बीजेपी नहीं कर रही है, लोग पोलराइज हो रहे हैं। अच्छा, आप फर्क समझिए। हम अपना विचार रख रहे हैं, अभी उसको एक्सेप्ट करना या नहीं एक्सेप्ट करना ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकता हूं। कांग्रेस के जैसे या आरजेडी के जैसे या ममता बनर्जी के जैसे हमारे गुंडे नहीं रहते। हमारे बूथ अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो हर एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा घर पे संपर्क करना, लोगों तक अपना व्यवस्था पहुंचाना, लोगों तक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं पहुंचाना, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं पहुंचाना, ये काम अविरत करते रहते। आज हमारे कॉर्पोरेटर है, किसी को भी पूछ लीजिए, दिन में एक बार हॉस्पिटल की विजिट 100% हो गई है, महासभा में काम करना 100% अटेंडेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये जो डेडिकेशन और स्पेशली नेताओं का मॉनिटरिंग जो होता है कि हमने जो कार्यकर्ता रखे हुए उनसे रिपोर्ट लेना, हमारे यहाँ हर हफ्ते मीटिंगें चलती है, ऑनलाइन मीटिंगें भी चलती है, हमसे रिपोर्ट लिया जाता है। और इसकी शुरुआत मैं श्रेय पूरा दे दूंगा अमित शाह जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाया। शुरुआत है, तो बूथ लेवल तक आखिरी आदमी तक पहुंचने का जो ध्येय भारतीय जनता पार्टी का है, वो जहां जहां हम लोग अचीव किए वहां वहां लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दे दी है। और आने वाले समय में साउथ में हमारी एंट्री हो चुकी है, यानी हमको डोर्स ओपन हो गए। अब अंदर जाके लोगों को अपनाना, वोटरों को अपनाना और वहां पे कार्य करके लोगों ने हमको सत्ता देना, इसका मार्ग शुरू हो गया। हो सकता है अगले 5 साल में या उसके अगले 5 साल में, लेकिन सत्ता उधर भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। लगातार कांग्रेस जो है आप लोगों के खिलाफ आक्रामक तौर पर काम कर रही है, इसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है? आपको क्या बड़ी कमी क्या नजर आती है? आपका एनालिसिस क्या करता है? साहब, कांग्रेस काफी बड़ी पार्टी हो गई थी। बड़ी पार्टी होने के बाद राजनीति जो है वो एसी कैबिन से शुरू होती है और किचन कैबिनेट एक बनती है। किचन कैबिनेट के एडवाइस की वजह सारी राजनीति चलती है। और जहाँ किचन कैबिनेट जो धरातल से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको ये नहीं मालूम है कि बूथ पे जो मशीन्स आते हैं, ईवीएम मशीन्स, उसके कितने बार एनालिसिस होते हैं, कितने बार टेस्टिंग होती है, कितने बार आपका ही जो पोलिंग एजेंट होता है वो साइन करता है, वो कुछ भी पता नहीं होता है। वो खाली एक ड्राफ्ट लेके आ जाता है, ईवीएम में गड़बड़ किया, कैसे गड़बड़ किया, कहाँ गड़बड़ किया, एक मशीन को गड़बड़ करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लाखों मशीन जब रहती है तो लाखों मशीन में गड़बड़ करने के लिए क्या। आज के तारीख में भी चल रहा है। एसआईआर की वजह से हो गया वेस्ट बंगाल में, एसआईआर की वजह से अगर वेस्ट बंगाल में हो गया तो फिर केरला में क्यों, क्या हो गया? ईवीएम के कारण हुआ। अभी आगे खुलासा करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले समय में असली रणनीति का खुलासा करेंगे कि क्या हुआ। कुछ नहीं होगा, रोड पे तमाशा करने के लिए प्रयत्न होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हमको भी पता है, हमारे केंद्र के सत्ताधीशों को भी पता है, पुलिस को भी पता है, सारे के सारे 3 महीने वहां पे बैठे हुए हैं। वो उनको जो भी है, जो लोकशाही में परमिटेड है, आंदोलन करना या उपोषण करना, ये आप जरूर कीजिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन अपना लाइन जो है, अपना बॉर्डर जो है,
लोक संविधान का, वो कृपा करके क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है और इस टाइम किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यही तो आरोप है आपके ऊपर कि सारी एजेंसियों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी करती है, खासकर बीजेपी और सत्तारूढ़ जो सरकार है केंद्र की, वो सारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके दूसरे पार्टियों को डराने और कमजोर करने की कोशिश करती है और चुनाव में उसका फायदा उठाती है। और कौन सी एजेंसी? जो भी आपकी ईडी, सीबीआई और जितने भी सरकारी एजेंसियों का नाम, यहाँ तक कोर्ट का भी नाम लिया जा रहा है कि कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, सरकार के इशारे पे चल रहा है। साहब, मैं हर एक एजेंसी के बारे में मैं बताता हूँ। सीबीआई, आप एनालिसिस कर लीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। सीबीआई, कोई भी सीआईडी, पुलिस, इनके पास जब तक कंप्लेंट नहीं जाती या उनके पास ठोस कारण नहीं होता, जब तक वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनको मॉनिटरिंग किया जाता है कोर्ट द्वारा। अगर कोई उसके खिलाफ कोर्ट में गया तो कोर्ट को उनको प्रूव करना पड़ता है। नहीं, वही तो आप जाइए कोर्ट में, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। आप जाइए कोर्ट में, देखिए मुझे एक बात बताइए, ईडी के पास अगर कंप्लेंट देनी है तो आपके अकाउंट्स के डिटेल्स, आपके आरोप सारे के सारे पहले एनालिसिस होते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद हरा फाइल लेके भाग जाती है, तो उस फाइल में क्या था और क्यों भागी है अगर पूछते तो ईडी से कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भागा नहीं ना। भागा कौन? जो आरोप करने वाले वही भागे। यानी आपके ऊपर आरोप मत लगाओ। मुझे बात बताइए, पिछले 2 चुनाव, ये चुनाव नहीं, उसके पहले के 2 चुनाव, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर हो गया? कितने बूथ कैप्चरिंग हो गए? लोगों को बोला गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलने वाले हो। ऐसे स्थिति में सुरक्षा बल नहीं लाएंगे तो क्या लेके आएंगे? क्योंकि पुलिस मशीनरी लोकल जो है वो पूरी की पूरी सत्ता के चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे। बीजेपी क्या चाहती है? क्या पूरे देश में सभी राज्यों में सत्ता पर काबिज होगा तो देश विश्वगुरु बन जाएगा? नरेंद्र मोदी जी का प्रसून भारती ने एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने उनको पूछा था कि मोदी जी आगे चल के आप आपके नाम के बारे में क्या सोचते हैं कि आपको देश क्या करके पहचाने? तो उन्होंने कहा था कि मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे देश ने याद नहीं करना चाहिए, हर एक आदमी ने देश को याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही सोच के काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार राष्ट्र की उन्नति, भारत को विश्व गुरु बनाना और सभी जगह सर्व समावेशक हिंदुत्व का प्रचार होना, जिहादी विचारधारा उनसे मुक्त होना, धर्मांतरण मुक्त होना और निर्भय नारी मातृ को वंदन करके हमारा दिन शुरू होना और दिन खत्म होना, इसके ऊपर निर्भर रहकर राष्ट्र को उन्नति करना, ये विचारधारा ही आगे रहेगी और ये विचारधारा और बढ़ेगी। और 140 नहीं, कल को 200 करोड़ भी भारतीय रहेंगे, वो विश्व गुरु बनेंगे और वो विश्व को एक अलग दिशा दर्शाएंगे और शांति और बौद्ध का संदेश लेके जाएंगे। गाड़े साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अगर भारत के मानचित्र पर आज नजर डालते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो जो पंक्तियां हैं वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि किन किन राज्यों में कमल खिल रहा है। असली जो कसौटी है कि जो वादा किया गया है पश्चिम बंगाल में कि गुंडागर्दी खत्म होगी, बंगाल जो है उन्नति के नए रास्ते पर चलेगा, ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए और वहाँ की सरकार के लिए एक नई कसौटी होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी इसे कैसे निभाती है, वहाँ की सरकार कैसे निभाती है। और इस सवाल है कार्यक्रम में जो आपने जवाब सुना, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप किसी और विषय पर इसी तरह से एक्सपर्ट से आप कोई जानकारी चाहते हैं, आप कुछ चर्चा सुनना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर संपर्क कीजिए, हमें मेल कीजिए। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।